अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वर्ष 2023 के लिए अपना वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है, कोई बुलेटिन आता है, कोई इंडेक्स आता है, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इसीलिए तो कहता हूँ कि अपने एग्जाम का सिलेबस और पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखा करिएगा। और ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन वायुमंडलीय सांद्रता पर WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच का नवीनतम विश्लेषण प्रदान करता है। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक सामान्य जानकारी। और ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के मुख्य निष्कर्ष क्या है उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। और ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच क्या है आखिर, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की भी बात हुई है, तो इस संगठन के बारे में भी याद रखिएगा। इस तरह के संगठनों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु क्या पहलें की जा रही, भारत की तरफ से क्या किया जा रहा है, वैश्विक स्तर पर क्या किया जा रहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा भारत देखने को मिलेगा एशिया में। अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैस की बात करें, इसे आप लोग शॉर्ट में GHG कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडलीय गैसें हैं जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को रोकती हैं और पृथ्वी की सतह को गर्म रखती हैं। हालांकि जीवाश्म ईंधन जलाने, नवीकरण तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसी मानवीय गतिविधियों ने इन गैसों की सांद्रता में उल्लेखनीय वृद्धि की है, और जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग उसके बाद जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है। अगर हम लोग प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, तेल हो गई, ठोस अपशिष्ट आदि के जलने से वायुमंडल में प्रवेश करती है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन की बात करें CH4, तो मवेशी पालन, लैंडफिल अपशिष्ट, चावल की कृषि और जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण जैसी मानवीय गतिविधियों ने वायुमंडल में मीथेन के स्तर को भी बढ़ा दिया है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O या कृषि, भूमि उपयोग और औद्योगिक गतिविधियों, जीवाश्म ईंधन तथा ठोस अपशिष्ट के दहन के दौरान उत्सर्जित होता है। जल वाष्प H2O की बात हो रही है। यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह वायुमंडल में केवल आप देखते हैं कुछ दिनों के लिए मौजूद रहती है। औद्योगिक फ्लोरिनेटेड गैसें, इनमें आप देखिए फ्लोरोकार्बन हो गया, HFC की बात हो रही है, फ्लोरोकार्बन हो गया, PFC की बात हो रही है, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, SF6 की बात हो रही है, जिनमें उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता होती है। इसमें उदाहरण के लिए HF6 का GWP CO2 से 23,000 गुना ज्यादा होता है, जिससे ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग में बेहद शक्तिशाली योगदानकर्ता बन जाती हैं। और आप देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्षमता यह बताता है कि CO2 के सापेक्ष एक विशिष्ट अवधि में ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में कितनी ऊष्मा को रोकता है। और अगर हम लोग बात करें GHG बुलेटिन के मुख्य निष्कर्ष क्या है, तो इसके स्तर और रुझान की बात करें तो ऐतिहासिक वार्मिंग 1990 के बाद से ग्रीन हाउस गैसों से होने वाले वार्मिंग प्रभाव में 51.5% की वृद्धि हुई है, जिसमें CO2 का योगदान लगभग 81% है। कितना है? 81% आपको देखने को मिलेगा। 2023 में उच्च रिकॉर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड सहित ग्रीन हाउस गैसों का उच्च स्तर वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। 2022 में CO2 2.3 भाग प्रति मिलियन बढ़कर 420 प्रति मिलियन, ये आप देखते हैं कि तक पहुंच चुका है, 420 तक। और उच्चतम विकिरणी प्रणोदन तो वर्ष 2023 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया, जो वर्ष 2016 में स्थापित पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। वैश्विक तापमान 1850 से 1900 की पूर्व औद्योगिक औसत से 1.48 डिग्री सेल्सियस अधिक था। विकिरणी प्रणोदन ग्रीन हाउस गैसों के कारण जलवायु पर पड़ने वाला गर्म प्रभाव। वर्तमान में CO2 सांद्रता 3 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व के स्तर के बराबर है, जबकि वैश्विक तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
और समुद्र का स्तर आज की तुलना में 10 से 20 मीटर अधिक था। यह क्रमागत 12वां वर्ष है जब वार्षिक CO2 में वृद्धि 2 ppm से अधिक रही है ये। और देखिए CO2 के स्तर में वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं? तो मानवीय गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियों के साथ साथ जीवाश्म ईंधन के उपयोग से लगातार उच्च CO2 उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वृद्धि में प्रमुख योगदान करता है। अल नीनो प्रभाव, तो अल नीनो घटना जो विशेष रूप से दक्षिण एशिया में गर्म मौसम और शुष्क परिस्थितियां लाती है और शुष्क वनस्पति तथा वनाग्नि का कारण बनती है, और जिससे वायुमंडल में अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है और भूमि कार्बन सिंक की दक्षता प्रभावित होती है। जलवायु संबंधी चिंताएं, तो दुष्चक्र चेतावनी, बढ़ते CO2 स्तर और जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र GHG स्रोतों में बदल सकते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण वनाग्नि से कार्बन उत्सर्जन बढ़ सकता है तथा महासागरों द्वारा CO2 अवशोषण कम हो सकता है। मेथेन में वृद्धि, तो मेथेन में वर्ष 2020 से 2022 तक 3 वर्ष की सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई है, और विशेष रूप से गर्म और आर्द्र लानिना स्थितियों के कारण प्राकृतिक आर्द्रभूमि से कार्बन सिंक में कमी। और इसमें इस बात का पर प्रकाश डाला गया है कि गर्म होते महासागर लगातार वनाग्नि प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसें अवशोषण को कम कर सकती हैं। नीतिगत प्रक्रियाएं, तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, तो UNFCCC के वर्ष 2023 के आकलन के अनुसार NDC वर्ष 2019 से 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन में 2.6% की कमी ला सकते हैं, जो पेरिस समझौते के अनुसार तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए आवश्यक 43% की कमी से काफी कम है। मजबूत NDC के लिए UNFCCC का आह्वान, देशों को फरवरी 2024 तक अद्यतन NDC प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, और UNFCCC ने वैश्विक उत्सर्जन में कमी के प्रयासों में अंतर को पाटने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है। अब देखिए ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच क्या है आखिर, तो ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच 100 देशों का एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है जो वायुमंडलीय संरचना और प्राकृतिक तथा मानवीय प्रभाव के कारण को होने वाले परिवर्तनों पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा प्रदान करता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य वायुमंडल, महासागरों और जीवमंडल के बीच अंतःक्रियाओं की समझ को बढ़ाना तथा वायु प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के लिए डेटा संग्रह को समर्थन प्रदान करना है। और मुख्य निगरानी के लक्ष्य की बात करें तो GAW कार्यक्रम 6 प्रमुख वायुमंडलीय चरों पर ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात ओजोन, UV विकिरण, ग्रीन हाउस गैसें, एरोसोल और चयनित आपदा की प्रतिक्रियाशील गैसें और वर्षण रसायन आदि। शासन व्यवस्था की बात करें तो GAW विशेषज्ञ समूह GAW कार्यक्रम में नेतृत्व प्रदान करते हैं और प्रमुख गतिविधियों का समन्वय भी करते हैं। GAW विशेषज्ञ समूह की देखरेख WMO अनुसंधान बोर्ड और इसकी पर्यावरण प्रदूषण एवं वायुमंडलीय रसायन विज्ञान वैज्ञानिक संचालन समिति द्वारा की जाती है। और प्रकाशन की बात करें तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन और GAW रिपोर्ट ओजोन बुलेटिन इसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो विश्व मौसम संगठन वायुमंडलीय विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र का अग्रणी प्राधिकरण है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, जो पृथ्वी के वायुमंडल, मौसम, जलवायु तथा जल संसाधनों, भूमि एवं महासागरों के साथ उनकी अन्योन्य क्रिया पर कार्य करता है। WMO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। और वैश्विक सहयोग की बात करें तो इसमें 193 सदस्य देशों विदेश शामिल हैं। भारत WMO का सदस्य है। संरचना की बात करें तो WMO विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस कार्य परिषद, क्षेत्रीय संघों, तकनीकी आयोगों एवं सचिवालय से मिलकर बना है। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस की तो यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है तथा समग्र नीतियों उनके निर्देशन का कार्य करती है। कार्य परिषद की बात करें तो यह कांग्रेस के निर्णय को क्रियान्वित करती है। क्षेत्रीय संघ की बात करें तो इसमें 6 क्षेत्रीय संघ शामिल हैं जो अपने विशिष्ट क्षेत्रों में मौसम विज्ञान, जल विज्ञान संबंधित गतिविधियों का समन्वय करते हैं एक तरह से। इसकी डेट और याद रखिएगा WMO की, इससे भी क्वेश्चंस क्या रहता है, कई बार पूछ लेता है आप लोगों से। तो 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, 23 मार्च 1950 में। ठीक है। जलवायु कार्य तो WMO UNFCCC और अन्य पर्यावरण सम्मेलनों का समर्थन करता है और यह सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जलवायु से संबंधित मुद्दों पर सरकारों को परामर्श प्रदान करता है।
मुख्यालय की बात करें तो WMO का सचिवालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और जिसकी देखरेख महासचिव करता है। कौन करता है? महासचिव करता है इसका। ये भी याद रखिएगा। याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? बिल्कुल रख पाना चाहिए। देखिए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु प्रमुख पहलों की अगर भारत की तरफ से देखें तो इसमें आप देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। ये आप देखिए भारत की तरफ से भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानदंड BS6 की बात हो रही है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, पंचामृत गोल्ड, ये भारत की तरफ से पहले की जा रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करें, वैश्विक लेवल पर, तो क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस समझौता हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ये कुछ पहले की जा रही हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए। तो इतनी जानकारी जरूर रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब भी दे पाएंगे। ठीक है, मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।